नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां 3 मई से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इस बार तीर्थ यात्रियों में भी जबरदस्त उत्साह है, मगर यात्रा शुरू होने से पहले ही इसमें गैर हिंदुओं की एंट्री का मुद्दा गर्मा गया है। सीएम धामी के बयान के चलते अब कांग्रेस राजनीतिक मायने इसके निकाल रही है। उत्तराखंड के चारधाम, जिन्हें लेकर हिंदू धर्म के लोगों में अटूट आस्था है। कपाट खुलने के बाद हर साल लाखों तीर्थयात्री चारधाम आते हैं। चारधाम हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में एक है, इसलिए देश भर के हिंदू अनुयायियों में इनका विशेष महत्व है। मगर इस बार सरकार ने चारधाम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार का कहना है कि चारधाम में सभी गैर हिंदुओं का वेरिफिकेशन कराया जाएगा। हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए। उसको लेकर सरकार अपने स्तर से भी इस पर ड्राइव चलाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है, उनके भी वेरिफिकेशन हो। कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब हो। दरअसल हरिद्वार के साधु संत मांग कर रहे थे कि चारधाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन होनी चाहिए। इसके लिए बाकायदा सीएम धामी को एक पत्र भी लिखा गया था, जिसमें चारधाम में गैर हिंदुओं की एंट्री पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी। कड़ाई से संज्ञान लिया है और कहा है कि सभी का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा और कोई भी गैर हिंदू चारधाम यात्रा में प्रवेश नहीं कर पाएगा, कोई भी प्रसाद की दुकान नहीं लगा पाएगा। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी व्यक्तित्व हैं और हमेशा से हिंदुत्व की संरक्षा के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। मैं पहली बार एक युवा मुख्यमंत्री को अपने हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो काम सैकड़ों वर्षों से नहीं हो पाया, जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, कांग्रेस ने मुसलमानों को हिमालय में ले जाकर के अवैध रूप से बसाने का जो काम किया है वह निंदनीय था। मगर विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि चारधाम में कभी भी वेरिफिकेशन नहीं किया गया, तो अब इसकी क्या जरूरत है। उधर मुख्यमंत्री का इस पर अलग ही तर्क है। अपने उन सवालों से जिसको जीत की उत्तराखंड की जनता या देश की जनता जूझ रही है, महंगाई है, बेरोजगारी का सवाल है, बढ़ती हुई हिंसा का सवाल है, सांप्रदायिक उन्माद का सवाल है, उससे समाधान नहीं कर पा रही है और इस तरह की विभाजनकारी बातों को कह रही है। और धार्मिक जो तथाकथित संत है, उन्होंने हरिद्वार में जिस तरह की हिंसा की भाषा का प्रयोग किया, वो संत के रूप में कहा नहीं जा सकता। संत वो है जो हमारी परंपरा में है, सबका साथ दे, सबके साथ समान आचरण के। हमारा प्रदेश बहुत शांत प्रदेश है, धर्म और संस्कृति का केंद्र है। यहाँ पर अतिक्रमण के लिए कोई स्थान नहीं है, यहाँ पर सरकारी भूमि पर कब्जे के लिए कोई स्थान नहीं है। दंगा करने वाले, फसाद करने वाले या अनावश्यक रूप से धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, उपद्रव करने वालों के लिए भी कोई स्थान नहीं है। 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद माना जा रहा है कि यात्रा पर तीर्थयात्रियों की संख्या काफी रहने वाली है। सरकार का तर्क है कि ये फैसला यात्रा की व्यवस्था और देवभूमि के धार्मिक गरिमा को बनाए रखने के लिए लिया गया है, मगर कांग्रेस इसे राजनीतिक चश्मे से देख रही है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। तो चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह के फैसले लेना ठीक नहीं है, तो वहीं भाजपा कह रही है कि ये देवभूमि है, इसीलिए यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों की एंट्री होनी चाहिए जो धार्मिक भावना रखते हैं। वेरिफिकेशन देखिए उत्तराखंड में जरूरी है, क्योंकि हमारा राज्य एक मैं कहूँ कि धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का केंद्र है, गंगा का प्रदेश है। यहाँ प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है, 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे यहाँ पर लगी हुई हैं। तो यहाँ का माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, यहाँ पर शांति रहनी चाहिए, कानून व्यवस्था रहनी चाहिए और जो यहाँ का हमारा एक कल्चर है वो बना रहना चाहिए।
उसको लेकर हमने कहा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। क्या आप चार धाम यात्रा जो आस्था का प्रतीक है उसको भी आप सांप्रदायिकता में तब्दील करने की का प्रयास कर रहे हैं, या वेरिफिकेशन इस मुद्दे पर हो रहा है कि आपको आईबी से या होम मिनिस्ट्री से किसी तरीके की सूचना मिली है? अगर इस तरीके की कोई सूचना मिली है तो आप वेरिफिकेशन करा रहे हैं तो उसका स्वागत है, लेकिन अगर आप इस आस्था के पर्व को भी जाति धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं तो ये देश और प्रदेश के लिए बिल्कुल उचित नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उन पे गैर जो हिंदू हैं उनको आने पे प्रतिबंध होना चाहिए, और अगर कोई आता है तो हमारे यहाँ टीका चोटी लगा के अगर आए, तिलक लगा के आए और हमारी प्रतिबंध में आए तो तब जाके स्वीकार होना चाहिए। खाली सैर सपाटा करने के लिए नहीं आना चाहिए, और उन्हीं लोगों को यहाँ पर आना चाहिए जो हमारे धर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं। चारधाम में गैर हिंदुओं का वेरिफिकेशन करने के सरकार के फैसले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बद्री केदार मंदिर समिति ने भी फैसला जो लेने की बात है उसका स्वागत किया है। हम लगातार कहते आए हैं कि जो उत्तराखंड है इसकी देवभूमि के रूप में एक पहचान रही है। सनातन काल से ये ऋषियों मुनियों की तपस्थली के रूप में इसका वर्णन मिलता है। यहाँ सैकड़ों अनगिनत संख्या में यहाँ पर देवालय स्थित है। तो जो हिंदुओं की श्रद्धा और आस्था के केंद्र माँ गंगा और माँ यमुना का उद्गम स्थल ये है, तो इसलिए इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व को देखते हुए इसके साथ साथ क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र भी इस प्रकार के इस प्रदेश में कुछ विशेष प्रावधान होने चाहिए। इस बयानबाजी से इतर चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही इस बार तीर्थ यात्रियों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। केदारनाथ धाम के पास बनी ध्यान गुफा को लेकर भी तीर्थ यात्रियों में काफी क्रेज है। यही वजह है कि अभी से ही गुफा की मई और जून महीने की बुकिंग फुल हो चुकी है। ये तस्वीर उस समय की है जब पीएम मोदी केदारनाथ धाम आए थे और उन्होंने ध्यान गुफा में एक रात बिताई थी। उसके बाद से ही केदारनाथ की ये ध्यान गुफा चर्चा में आ गई थी। आलम यह है कि अब ध्यान गुफा में मई और जून महीने तक बुकिंग फुल हो चुकी है। उस गुफा के संदर्भ में काफ़ी लोगों को उसके संदर्भ में उत्सुकता भी है और वो लोग एक नया अनुभव करने के लिए वहाँ पर ज़रूर आना चाहते हैं। उसके बाद उस एक गुफा के बाद और 2 गुफाएं बनाई हुई थी और वो भी अभी हम लोग कमर्शियल तौर पर उपलब्ध करा देते हैं। और इस बार की जो मई माह की पूरी बुकिंग हो गई है इन तीनों की तीनों गुफाओं में, और जून माह की लगभग बुकिंग जो है वो फुल हो गई है। इसमें 2018 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने केदारनाथ में ध्यान गुफा का निर्माण किया था, जिसका संचालन गढ़वाल मंडल विकास निगम कर रहा है। मगर जब से पीएम मोदी ने इस गुफा में ध्यान किया, तीर्थ यात्रियों में इसमें ध्यान करने का क्रेज बढ़ रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब केदारनाथ पधारे थे तो वहाँ पर एक गुफा में बैठ करके उन्होंने साधना की थी। ये ध्यान गुफा में ध्यान करने से आज इसकी बड़ी प्रसिद्धि हो गई है, बहुत ज़्यादा ये प्रचारित हो गई है और जून तक उसकी बुकिंग हो गई है। इसी प्रकार की और भी गुफाओं का हम निर्माण कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि बुलंदियों तक हमारा जो टूरिज्म है उन्होंने पहुंचा दिया है। इस गुफा में साधना के लिए तीर्थ यात्रियों को एक रात के 3000 रुपए चुकाने पड़ते हैं। गुफा में एक समय में एक ही यात्री के रुकने की व्यवस्था की है। इस बार ध्यान गुफा का किराया भी बढ़ा दिया गया है। बावजूद इसके इस ध्यान गुफा को लेकर तीर्थ यात्रियों में जबरदस्त क्रेज है। यही वजह है कि मई और जून महीने तक ध्यान गुफा की बुकिंग पूरी तरह से फुल हो चुकी है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। तो चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से भी तैयारियां तेजी से चल रही हैं, लेकिन 2 साल बाद यात्रा सुचारू रूप से चलने की उम्मीद है। इसीलिए सरकार के सामने चुनौतियां भी कई हैं। चारधाम यात्रा की होगी शुरुआत। श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचेगा बद्रीनाथ। उत्तराखंड में 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इसको लेकर सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी की जा रही है, क्योंकि ये वो यात्रा है जिसमें देश के कोने कोने से हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने भी है
क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से चारधाम यात्रा का सफल संचालन नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि चारधाम यात्रा का सफल संचालन होगा। 2 वर्ष तक लगातार कोविड महामारी रही है और कोविड महामारी के अब सामान्य हो जाने के कारण से इस प्रकार से होटलों में अन्य और यात्रियों का जो अनुमान है, श्रद्धालुओं का जो अनुमान है, वो अपेक्षा से कहीं ज़्यादा आ रहा है। और उसको लेकर क्योंकि देश विदेश से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आने की संभावना है, उसको लेकर जो सारी व्यवस्थाएं हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हों, सब यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। सड़क, पेयजल, परिवहन, स्वास्थ्य, सभी विभागों का आज हमने एक यहाँ पर बैठक किया है। उस बैठक में हम सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे जिससे कि आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। चुनौती सरकार के सामने इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि चारधाम यात्रा को सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है। 3 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। 6 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। व्यवस्थाओं से लेकर मार्ग दुरुस्त करना बड़ी चुनौती है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चारधाम यात्रा की उच्च स्तरीय बैठक हुई है और मैं भी विभागीय बैठक लूँगा और जो वाहन करता हैं, जो और लोग हैं, उनकी भी मैं बैठक लूँगा, क्योंकि इस बार की चारधाम यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है। माननीय मोदी जी के केदारनाथ बद्रीनाथ आगमन के बाद लोगों का आगमन जो अभी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, लगभग 40 लाख के लगभग रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए जहां एक तरफ शासन स्तर पर कसरत जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर समिति भी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी का सामना न करना पड़े। 6 मई को केदारनाथ जी के और 8 मई को बद्रीनाथ जी के कपाट खुल रहे हैं, तो यात्रा की तैयारियों को लेकर हमारे स्तर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर पे जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में है, उसको लेकर हम लगातार बैठकें भी कर रहे हैं और उसके अलावा जो यात्रा की अन्य व्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर के जो अन्य एजेंसियां हैं या अन्य विभाग हैं, उनके साथ हम तालमेल करके, उनसे चर्चा करके लगातार तैयारियों को पूरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से यात्रा का सफल आयोजन नहीं हो पाया, तो वहीं दूसरी तरफ देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी प्रदेश भर में बवाल मचा हुआ था। लेकिन इस बार ना तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर झगड़ा है और न ही कोरोना का खतरा। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार पटरी से उतरी चारधाम यात्रा फिर से सुचारू हो पाएगी और उत्तराखंड में गूंज उठेंगे बाबा बद्रीनाथ के जयकारे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पदभार संभालते ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। करण माहरा ने कहा है कि उनका काम कांग्रेस की टीम को साथ लेकर चलना है, इसीलिए उनकी पूरी कोशिश होगी कि कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म किया जाए। ये आज की संख्या मिला के 16 हो गए, अब बचे हैं 3, तो 3 तो आ ही जाएंगे, क्योंकि मेरी बात हुई है मयूख मेहर जी से, उन्होंने भी कहा है क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाता है, तो शायद रह जाएंगे 2, और 2 भी मेरे एक बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई हैं। मैंने कहा ना, वो धामी जो नारियल की तरह है, बाहर से सख्त है अंदर से नरम है, तो सारी चीज़ें दुरुस्त कर लूँगा। मैं कप्तान हूँ टीम का, तो मेरा काम है अपनी पूरी टीम को साथ लेना। मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं पूरी टीम को साथ ले सकूँ। ना करण मेहरा का गुट, ना हरीश रावत का गुट, ना प्रीतम सिंह का गुट, ओनली कांग्रेस, और केवल कांग्रेस काम करते हुए आपको दिखाई दे। उधर रुड़की के भगवानपुर में हनुमान जयंती के मौके पर हुई घटना को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून में धरना दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी पार्क के बाहर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस का कहना है कि वो धार्मिक सद्भावना और सौहार्द के लिए धरना दे रही है। इस धरने में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत तमाम बड़े नेता शामिल रहे। इस दौरान भगवानपुर में हुई घटना को लेकर 20 मिनट का मौन रखा गया। भाव के बिना, शांति के बिना, सहिष्णुता के बिना कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता, कोई देश तरक्की नहीं कर सकता, कोई राज्य तरक्की नहीं कर सकता। हमारी गंगा, हमारी यमुना, हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ, हमारे सब तीर्थ स्थल, हमारा हेमकुंड साहब, हमारे कलियर साहब, ये सब हमको यही बताते हैं कि शांति, सहिष्णुता, सौहार्द, भाईचारा बना रहे। सांप्रदायिक स्वार्थ को समाप्त करने का काम किया जा रहा है।
जिन लोगों की जिम्मेदारी ये बनती थी कि वो देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने का काम करे और बेरोजगारी और महंगाई को दूर करने का काम करे, वो महंगाई और बेरोजगारी को दूर करने में पूरी तरीके से असफल है। इसीलिए लोगों का ध्यान बटाने के लिए सत्ता में बैठे हुए लोग इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। उधर रुड़की के भगवानपुर में हुई घटना के बाद पुलिस अब तक 12 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। मामले में कुल 12 नामजद और तकरीबन 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका था। गांव में फिलहाल एहतियातन पुलिस बल तैनात है। एसपी देहात का कहना है कि इस घटना में शामिल बाकी आरोपियों की भी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। अभी वहाँ पर स्थिति सामान्य है और इसमें जो भी लोग शामिल थे इस पथराव में, उसमें करीब 12 लोगों की अरेस्टिंग अभी तक हम लोगों के द्वारा की जा चुकी है और इसमें जो लोग और शामिल थे उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट प्राप्त किए जा चुके हैं। जल्दी उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। नौकरी से निकाले गए कोविड वॉरियर्स पिछले कई दिनों से देहरादून में धरना दे रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा बेरोजगार युवाओं से मिलने के लिए पहुंचे। करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस युवाओं की आवाज उठाई जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने हजारों युवाओं को नौकरी पर रखा था, लेकिन कोरोना के संक्रमण की रफ्तार कम होने पर अब इनकी सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। ऐसे में 1000 युवा बेरोजगार हैं और फिर से नौकरी पर रखे जाने की मांग कर रहे हैं। पिछले 10 महीने से हम अपनी जो है सेवाएं वहाँ पे दे रहे हैं और 31 मार्च को हमारे पास एक व्हाट्सएप पे लेटर आता है कि हम आपकी जो सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी गई 31 तारीख से। तो हम 1 तारीख से अपना जो है धरना प्रदर्शन अब ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पे कर रहे हैं। हमारी आज तक कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई हमसे मिलने के नहीं ले आया। हमने अपने जो भी मांग पत्र हैं, जो ज्ञापन है, हमने सभी जगह पहुँचा दिए हैं। मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को दे दिया, अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। धन सिंह रावत जी ने मंत्री की हैसियत से ये बयान दिया था, हाउस में कहा था कि हम कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो लोग काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल के लोग, इन लोगों की नौकरियां नहीं छीनने जा रहे, हम इन लोगों को समायोजित करेंगे। लेकिन आज सब सरकार दोबारा रिइंस्टेट हुई, दोबारा बन गई है, तो आज उन्हीं लोगों को जिन्होंने अपनी जान और अपनी माँ की, बूढ़ी माँ की, अपने पिता की, अपने बच्चों की जान, अपने परिवार की जान को खतरे में डालकर लोगों की सेवा करने का काम किया। खुदा ना खास्ता अगर कभी दोबारा कोई ऐसी घटना घट जाए, दोबारा कोरोना लौट आए और इतने ही भयानक रूप में आए, तो उस समय कौन सरकार पे भरोसा करके अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की सेवा करने का काम करे। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। दरअसल शिवराज सिंह चौहान एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए काशीपुर आए थे। इस दौरान वे बातचीत करते करते सीढ़ियों पर फिसल गए। किसी तरह से लोगों के सहारे वे बाल बाल बच गए। आप देख रहे हैं काशीपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे और देखिए सीढ़ियों से उतरते हुए उनका अचानक पांव फिसला और वे गिर गए। हालांकि उनके साथ खड़े लोगों ने उन्हें बचाया। बढ़ेंगे आगे। रुड़की में पेट्रोल पंप पर लूट मामले का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है, जहां इस फुटेज में बदमाश लूटपाट करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 4 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे और उन्होंने 30,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। उत्तरकाशी के जंगलों में लगी आग अब तक नहीं बुझ पाई है। वन विभाग के डीएफओ ऑफिस के ऊपर जंगल में आग लगी हुई है। वन विभाग कर्मचारी अभी भी पेड़ की टहनियों के सहारे ही आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि फायर सीजन के लिए वन विभाग के पास जो बजट आता है, आखिर उसे कहां ठिकाने लगाया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जंगलों में आग लगी है, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी और लोग पेड़ की टहनियों से ही आग बुझाने का अभी तक प्रयास कर रहे हैं।